हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो द सिस्टम यूनिट, हाँ ये है सीपीयू के बारे में। द सिस्टम यूनिट इज़ द बॉक्स दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है जो डैमेज से बचाता है। ये रहा। इट कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। इसके अंदर उस सीपीयू जो बॉक्स होता है उसके अंदर वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और वो मेमोरी होता है। द सीपीयू इंटरप्ट्स एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। इसके अंदर जो भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन हो रहा है वो इसके मदद से ही होता है। मेमोरी इज़ वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर हेल्ड। वो डाटा और इंस्ट्रक्शन की एक जगह पे रहता है जो कि मेमोरी बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर रहता है। द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ द प्रोसेसर यूनिट। ये उसका जो हार्ट होता है कंप्यूटर का, जो एकदम मेन चीज़ होता है वो उसका प्रोसेसर यूनिट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट से बना हुआ होता है जो कि कंप्यूटर का सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, जो कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल में होता है। एंड द कंट्रोल यूनिट विच एक्ट एज द नर्व सेंटर एंड सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल टू ऑल अदर यूनिट्स। ये इसमें एक और सिस्टम होता है, यूनिट होता है जिसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये कंट्रोल यूनिट होता है जो इसका नर्व सेंटर, वो एक सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करता है। जैसे हम लोग बॉडी में नर्व होता है इसलिए इसको नर्व सेंटर बोला जाता है। द कंट्रोल यूनिट एंड द ALU आर many times faster than other devices connected to a computer system. This enables a single processor to control all a number of external devices. जो कंट्रोल यूनिट होता है और जो ALU होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं। वो जो कंप्यूटर सिस्टम से ये दोनों कनेक्ट रहता है और ये दोनों क्या करता है कि एक सिंगल प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, उसको इनेबल करता है, उसको क्षमता देता है कि वो बहुत सारा जो उससे डिवाइस कनेक्ट है उसको वो एग्जीक्यूट कर पाए। जैसे कि वीडियो टर्मिनल्स हो गया, टेप हो गया, डिस्क मेमोरी हो गया, सेंसर हो गया, डिस्प्ले हो गया, मैकेनिकल कंट्रोलर, ये सब जितना भी चीज़ कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, इनपुट आउटपुट हर चीज़ वो इसको कंट्रोल करता है। सिंस दे आर मच स्लोअर देन द प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर सबसे फास्ट होता है और उससे जितना भी सब स्लो ही होता है, इसलिए प्रोसेसर सबको कंट्रोल करता है। प्रोसेसर हेड है एक तरह से, आप समझ सकते हैं। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी जैसा कि हम बोले कि सब चीज़ यहीं पे स्टोर रहता है, आपको मालूम है। तो मेमोरी आप में देयर आर कैटेगरीज, इसमें भी बहुत सारा प्रकार होता है मेमोरी का, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब आते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज़ वेरी फास्ट as data and programs must be in the primary memory for execution। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है कि ये सबसे पहला मेमोरी होता है जो जिसमें आपका ज़्यादातर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। इन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीडेबल मेमोरी आर बोथ प्राइमरी मेमोरी। जो रैम और रोम होता है दोनों आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है। रैम रोम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, ये आपका वो मेमोरी है, रेफर्स टू द मेमोरी तो अभी हम लोग देख रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। इट रेफर्स टू द मेमोरी दैट कैन बी सिलेक्टेड एंड यूज्ड रैंडमली। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर डिसअपियर्स द वेरी मोमेंट वो गायब हो जाता है, द मशीन इज टर्न्ड ऑफ। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज वोलेटाइल मेमोरी। इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो चलिए समझते ये है क्या असल में। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसा दैट कैन सेलेक्ट एंड यूज रैंडमली। ये आपका छोटा मोटा काम में ये बोला जा सकता है कि हर काम में इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये आपको प्राइमरी मेमोरी में
लिया गया है। मेमोरी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो यहाँ स्टोर होता है वो मशीन के ऑफ होने के बाद गायब हो जाता है, वो एकदम डिसअपियर हो जाता है जब जब मशीन को हम लोग टर्न ऑफ करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए ये वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं इसको, क्योंकि वॉलेटाइल मेमोरी, इसको वॉलेटाइल मतलब जो बहुत जल्दी उड़ जाए, जो ख़त्म हो जाए, इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। तो अब आते हैं रीड ओनली मेमोरी पे। Read only memory is permanently built into the computer at the first time of production. The information from this memory can only be read and it is not possible to write fresh information on it. तो बात यहाँ पे ये है कि रीड ओनली मेमोरी आपका ये परमानेंट रहता है, ये वॉलेटाइल नहीं रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह। इसको शॉर्ट फॉर्म में रोम बोलते हैं, और ये जब कंप्यूटर के स्टार्ट होता है उसी समय ये प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या है कि द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी कैन ओनली बी रीड, इसको हम लोग बस पढ़ सकते हैं इसको एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट फ्रेश इंफॉर्मेशन इनटू इट। इसको हम लोग वापस से इसको कुछ हेर फेर नहीं कर सकते, इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि इट परमानेंटली स्टोर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। ये कंप्यूटर के सही तरह से वर्क करने में कंप्यूटर को असिस्ट करता है, ये जो रोम मेमोरी है। आफ्टर वी स्विच ऑन द कंप्यूटर इट यूजेस द इंस्ट्रक्शंस stored here to carry out a series of tasks automatically before we can actually use the computer। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखा होगा कि एक बीप आता है कंप्यूटर में, पीप कैसा भी। तो वो क्या करता है कि सब चीज़ चेक वेक करता है और अपना कंप्यूटर में सब चीज़ देखता है सब सही है कि नहीं, और सारा प्रोग्राम को लोड करता है। तो वही है कि ये बताया यहाँ पे, इट कैरी आउट अ सीरीज ऑफ टास्क ऑटोमेटिकली बिफोर वी एक्चुअली यूज अ कंप्यूटर। तो ये क्या काम करता है कि पहले ही सब चीज़ चेक करता है, प्रोग्राम को लोड करता है कि उसके बाद हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर पाएँ। फिर आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसमें क्या है कि द कंटेंट ऑफ रैम इज इरेस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि रैम वो डिलीट हो जाएगा, वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसे स्विच ऑफ किया जाएगा। सो इट बिकम नेसेसरी टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज़। तो आगे हम लोग यूज़ कर पाएँ उसके लिए हमें डाटा को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है कहीं पे। तो सिंस प्राइमरी मेमोरी इज़ एक्सपेंसिव टू, और जो प्राइमरी मेमोरी है बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वी नीड अ रिलेटिवली चीपर फॉर्म ऑफ बैकअप स्टोरेज। हम लोग एक अल्टरनेट वे ढूंढेंगे, एक दूसरा तरीका, दूसरा जगह जहाँ हम स्टोर कर सके अपना सारा इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी है हम लोग के पास, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, वास्ट क्वांटिटी में। तो 10 सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसीलिए जो कंप्यूटर में मेन स्टोरेज होता है, जहाँ अपना कुछ सेव कर सकते हैं फाइल्स वगैरह, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए एक सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में दिया जाता है, जिसके बिना आप कंप्यूटर सोच नहीं सकते हैं लगभग। फिर आता है आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जो आपने तो सब जान लिया कि कंप्यूटर में स्टोर होता है, 2-3 टाइप का, रैम रोम आपने सब देखा। तो सब चीज़ में एक मेमोरी स्लॉट होता है, मतलब कि एक सीमित जगह निर्धारित, जिसको आप बोलते हैं निर्धारित जगह होता है। तो इसमें ये क्या होता है वो हम लोग पढ़ा जाए। आगे आपको ये बताएगा कि कितना कितना टाइप का स्टोरेज होता है, कितना बड़ा कितना छोटा। मेमोरी स्टोरेज, फाइल्स एंड फोल्डर साइज आर ऑल मेजर्ड इन बाइट्स। तो जैसे कि हम लोग सामान को कोई सॉलिड चीज़ रहेगा तो उसको किलो में नापते हैं, और लिक्विड रहेगा तो उसको हम लोग लीटर्स में नापते हैं। वैसे ही अगर ये कंप्यूटर मेमोरी का बात किया जाए तो ये हम लोग बाइट्स में इसको मेज़र करेंगे। हम लोग देखेंगे कितना बाइट है, वो 1 बाइट है, 2 बाइट है, 3 बाइट है, ऐसे करके। फिर ये बाइट से और आगे भी बढ़ेगा। फिर कंप्यूटर्स जैसे कि ग्राम और किलोग्राम वैसे बढ़ता है ना, वैसे ही बाइट, किलोबाइट, वैसे कंप्यूटर वर्क इन द बेस 2 सिस्टम। कंप्यूटर वर्क करता है बेस 2 सिस्टम पे, ऑल्सो कॉल्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम, यूजिंग द
ओनली यूजिंग ओनली द डिजिट्स 0 एंड 1। तो आइए हम समझते हैं ये लाइन क्या बोल रहा है। कंप्यूटर वर्क इन द बेस 2 सिस्टम। बेस 2 सिस्टम क्या होता है? वो होता है बाइनरी सिस्टम, जिसको हम लोग और बोलते हैं बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। और इस बाइनरी सिस्टम में क्या है कि वो कंप्यूटर आपका सिर्फ 0 और 1 का लैंग्वेज समझता है, 0 और का 1 का बस। तो इसमें और आगे है कि अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू, हाँ तो हम लोग कहा थे कि अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग आइदर 0 और 1 इज कॉल्ड अ बिट। अगर हम लोग इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे कि कोई कंप्यूटर में क्या होता है, कोई मैसेज टाइप होने के लिए आप कुछ भी टाइप कीजिएगा। मान लेते हैं आप टाइप करेंगे, मान लेते हैं आप अपना नाम टाइप करते हैं, नेम, या कुछ भी क्लास वगैरह, ये जो 4 डेट का हम नेम लिखे हैं वो कंप्यूटर आपको कुछ 0 1 0 ऐसे करके समझेगा। तो आपका एक बिट क्या होता है, जो सबसे लोएस्ट आपका मेजरमेंट होता है कंप्यूटर में, वो होता है 1 बिट का। तो 1 बिट का जो मेजरमेंट होता है, या तो वो बस 0 होगा, नहीं तो फिर वो बस 1 हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक। ये दोनों आपका एक बिट होता है। फिर उसके आगे आपको बताया है कि अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स मेक अ बाइट। यूजुअली 8 bits make a byte. Sometimes it could be 16, 30 और इवन 64। इसमें क्या है कि जब आप बहुत सारा बिट जैसे 0 और 1 को जोड़ते हैं, ये बहुत सारा 0 1 आ गया तो वो एक बाइट बनाया। और ज़्यादातर एक बाइट आपका बनता है कम से कम 8 बिट से, या 16 बिट से, या तो इवन 64 बिट से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 16 32 एंड इवन 64। बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू बाइट्स टू इंक्रीज बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू बाइट्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। बिट्स को फिर बाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर में और स्टोरेज और अच्छा से बढ़ सके। तो इसको हम लोग टू डिस्क्राइब लार्ज कैपेसिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स को मेजरमेंट को रेफर करने के लिए बिट्स को जोड़ा जाता है एक साथ। तो फिर जो बिट्स जुड़ता है तो वो बनता है द टर्म्स किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट आर यूज्ड। तो ये जो सब है ये आपको जरूर याद करना है कि ये बहुत ज़रूरी है। इसी में आप ये कभी आपको भूलने लायक चीज़ नहीं है, ये आपको ज़रूर हर चीज़ में आगे काम आएगा ही। तो इसको ज़रूर याद करना है। अब यहाँ पे आता है आपका कहते सकते मेजरमेंट्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिट्स सबसे छोटा होता है, यहाँ दिख रहा है हमें कि नहीं, बिट्स से भी छोटा होता है कि एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। ओ नहीं, बिट से छोटा होता है, 4 बिट्स एक निबल के बराबर होता है, सॉरी। तो फिर अब ये आ गया कि एक बिट 8 बिट आपका बनेगा एक बाइट में, इज इक्वल टू एक बाइट। ये आपका बिट नहीं बिट्स होगा, बिट्स होगा। तो ये एक बाइट आपका 8 बिट आपका एक बाइट बनाता है। अगर आप इसको उल्टा देखें तो एक बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट मतलब एक बाइट। तो जब आपका वही एक बाइट अब बना अब 1000 बाइट लेंगे तो ये 1 किलो बाइट बनेगा। फिर अगर हम 1000 किलो बाइट लेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो 1000 किलो बाइट लेंगे तो फिर वो 1 MB बनेगा। और फिर जब हम लोग 1024 MB लेंगे तो फिर वो 1 GB बनेगा। और फिर जब वो 1024 GB होगा तो फिर वो 1 TB होगा। फिर जब वो 1024 TB होगा तो वो 1 PB होगा। तो इसको जैसे आप देख रहे स्क्रीन पे ऐसे ही समझना है। फिर हम लोग मेमोरी के बाद आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हार्डवेयर मस्ट हैव सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। कंप्यूटर सिस्टम्स hardware must have a software to function. There are two primary types of software, application software and system software. तो इसका पहला लाइन बोलना क्या चाह रहा है?
तो इसमें बोल रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो होगा, जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या करेंगे जो भी, तो उसमें जो भी हार्डवेयर है, हम लोग कंप्यूटर खुद एक हार्डवेयर है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें जो आप लोग देख पाते हैं, जिसको आप जो टैनिट है जिसको आप छू पाते हैं, वो एक हार्डवेयर है। अब उस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर जरूर रहना चाहिए, तभी वो फंक्शन करेगा। जो आपको अंदर स्क्रीन पर आपको आपका विंडो दिखता है, जो आइकन दिखता है, वो सब क्या हो गया, वो सब सॉफ्टवेयर है और वो जरूर रहना चाहिए उसके अंदर, तो ही दिखेगा। देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ज़्यादातर दो प्रकार के ही होते हैं, दो ग्रुप में इन लोग क्लासिफाई किया गया है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आइए जानते हैं आगे ये सब है क्या। यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें कि बता रहा है कि सॉफ्टवेयर दो टाइप में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ बता रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो टाइप का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और टेलर मेड और कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गया और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं धीरे धीरे कि इसको सब चीज़ होता क्या है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको स्टार्ट किया जाए। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करता है ये सॉफ्टवेयर, ये क्या कर रहे हैं, हाँ, इट इंक्लूड्स प्रोग्राम दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये स्पेसिफिक टास्क बोला जाए तो कुछ गिना चुना काम होगा जो कि कंप्यूटर बहुत जरूरी होगा, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही करेगा। ऑफन मल्टीपल प्रोग्राम्स आर इंटीग्रेटेड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। बहुत सारा प्रोग्राम्स को एक साथ जब मिलाया जाता है तो वो एक एप्लीकेशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल टू राइट एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एरर फ्री, जिसमें आपको कोई गलती ना हो जिस डॉक्यूमेंट में, वो आपका एरर फ्री डॉक्यूमेंट हो गया। फिर वर्ड प्रोसेसर आर यूज्ड एज ओपन सच एज ओपन ऑफिस। ये वर्ड प्रोसेसर ओपन ऑफिस का आप ले सकते हैं, राइटर MS वर्ड एक्सेट्रा। फॉर कैलकुलेशंस स्प्रेडशीट आर यूज सच एज ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट MS एक्सेल। ये सब आपका किसका आप स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं वो सब बता रहा है। फॉर making presentation software are used such as OpenOffice.org, Impress, MS PowerPoint, etc. For designing images, desktop publishing software are used such as GIMP, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Pixar, etc. तो इसमें आपको मेनली बता ये रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो जितना भी एप्लीकेशन जिसका नाम दिया, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हो गया फॉर इमेजेस डिज़ाइन करने के लिए, जिसका बहुत सारा कंपनी के नाम भी दिया हुआ है। फिर ये सब आप लोग यूज़ करते हैं, वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। जितना भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं मेनली वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। वेयर एज एट द सेम टाइम देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर whereas at the same time there are application software that are created to address specific needs of group specialized users and are therefore known as tailored or customized software to perform required tasks in specific manner। इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो कभी कभी एक बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बना होता है, जो कि आपका स्पेशलाइज्ड यूज़र जो उस टास्क जो काम करता है बस उन्हीं लोग के लिए बनाता है, इसीलिए उसको वो टेलर्ड, वो सॉफ्टवेयर को टेलर्ड और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब जो कस्टमाइज किया गया है एक ग्रुप ऑफ यूज़र जिसका एक सेम प्रेफरेंस है, जो एक चीज़ पे काम करे, जिसको एक टाइप का एक स्पेसिफिक मैनर में उनके हिसाब से उनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देयर आर मेनी packed softwares available addressing specific needs of small or big groups of users। इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया, बहुत सारा सॉफ्टवेयर
एक साथ बना रहता है उन लोग के लिए जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है, जिनका काम एक टाइप का होता है, और जो एक वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या फिर छोटा भी हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। वो लोग जिसको एक टाइप का काम चाहिए, वो जिन लोग का प्रेफरेंस सेम है काम करने का, उन लोग के लिए ये पैक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। जैसे कि यू हैव टैली, ये सब एग्जांपल्स है, और क्विक बुक टू एड्रेस स्मॉल बिजनेस में अकाउंटिंग नीड्स, ये सब जिस लोग को अकाउंटिंग का नीड होता है वो टैली का यूज़ करते हैं या क्विक बुक्स का यूज़ करते हैं। बट इट कैन ऑल्सो सर्व अ मल्टीनेशनल कंपनी, अगर मल्टीनेशनल कंपनी को भी काम है तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस चूज़ करने पे। बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है आजकल। फिर हम लोग आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो ख़त्म हो गया, अब यहाँ आए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये इंक्लूड करता है प्रोग्राम दैट इनेबल कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क विथ एंड रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वैसे ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था उसको रन करने के लिए भी चाहिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो बहुत ज़रूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड अदर प्रोग्राम्स एंड द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ये जो बाकी आप लोग कंप्यूटर हार्डवेयर देखते हैं या प्रोग्राम देखते हैं, वो उसका इंटरफेस है, मतलब वो आप दोनों के बीच में रिएक्ट करता है। आप दोनों कौन? यूज़र और उस कंप्यूटर या प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर जो हो गया। अब यहाँ हम लोग आते हैं, there are two categories of system software. There are two categories of system software, operating systems and system utilities. जैसे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप था, वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप है। चलिए देखते हैं वो है क्या। जैसे कि ये पहला आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर ये आ गया सिस्टम यूटिलिटीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूटिलिटीज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो रेफर टू एज द OS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट मैनेज ऑल द अदर प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर। ये आप समझ लीजिए जैसे कि ये आपका सबसे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर बाकी सारा ये मैनेज करता है, बाकी सारा का सारा प्रोग्राम्स को आपके कंप्यूटर पे इसी के अंदर सच स्टोर रहता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्टोर फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये इसको कैसे सही ढंग से रिप्रेजेंट करना है वगैरह सब बताएगा। ये आपको कोऑर्डिनेट करवाएगा द यूज़ ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज कीबोर्ड एंड माउस, ये आपका प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है। फिर द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीज वन फ्रॉम हैविंग टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम frees one from having to interact directly with the hardware। ये क्या करता है कि ये रोकेगा आपको सीधे जो डायरेक्टली, मतलब कि जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में डायरेक्टली रोकेगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको, अदर देन क्लिकिंग द माउस बटन और प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड टू कंप्लीट टास्क। हार्डवेयर में आपका ये कीबोर्ड या यहाँ जो हार्डवेयर लिखा हुआ है इसका मतलब आपका कीबोर्ड और माउस को छूने से आपको नहीं, ऐसा नहीं कि उसको छूने से रोक देगा, वो तो आपको उसे काम करना ही है ताकि आपका काम जरूर हो जाए, लेकिन वो बाकी और जो है उसको डायरेक्ट इंटरेक्ट करने से बचाएगा। मतलब पहले आप इसको इंटरेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंटरेक्ट करिएगा, वो उससे इंटरेक्ट करेगा, फिर आपको वो उसको वापस रिजल्ट देगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वापस रिजल्ट देगा। फिर आते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। It is used to analyze, configure, optimize और maintain the computer। तो ये क्या करता है कि ये आपका जनरल पर्पस काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का फॉर्म है, जैसे आपको मालूम है दो टाइप में बटा हुआ है। ये एनालाइज करता है, ये जनरल काम करता है, जिससे आपको बहुत मतलब नहीं रहता है, लेकिन कंप्यूटर को बहुत मतलब, आपको एज ए यूज़र उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज़ करता है, मतलब सही ढंग से चलाता है इसको, उसको मेंटेन करता है, उसका देखभाल करता है। तो इस कंप्यूटर में, इस
सॉफ्टवेयर में आपका आ गया दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स ऑल द हाउस कीपिंग फंक्शंस। ये जो सिस्टम आ गया, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका ज़्यादातर सारा हाउस कीपिंग फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बोला, वो उसका सही से देख रेख करेगा, वो सब कुछ ठीक है कि नहीं वो सब देखेगा। और फिर आपका द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी दो कैटेगरी आ रहे हैं, जैसे कि वो देख लेते हैं। वो एक है टेक्स्ट एडिटर्स। ये आपका टेक्स्ट एडिटर क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है क्रिएशन ऑफ फ्लॉलेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि आपको जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, वो उस चीज़ को क्रिएट करेगा, उस चीज़ का क्रिएट करेगा। जैसे कि वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, आर द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्स्ट एडिटर्स। ये दोनों आपको कोई भी टेक्स्ट को लिखने में, एडिट करने में, फिर उसको सुंदर बनाने, कुछ भी आपको बड़ा छोटा करने में, टेक्स्ट को कैसे एडिट किया जाता है, ये दोनों ये सॉफ्टवेयर है जो आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। फिर आपका आ गया कंप्रेशन यूटिलिटीज़। ये आपका क्या करता है, दे आर यूज टू कंप्रेस द सिलेक्टेड फाइल्स। मतलब आपका जो फाइल्स बहुत बड़ा रहेगा उसका आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर में जगह नहीं है तो आप उसको छोटा करके सेव कर सकते हैं। फिर जब आपको उसका काम पड़ा और आपके पास स्पेस है तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इट हेल्प्स टू सेव द स्पेस ऑन द डिस्क एंड टू ट्रांसफर हैवी फाइल्स ऑन अ नेटवर्क। इससे एक और मदद ये भी होता है कि जब आप अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें बड़ा बड़ा आपको कोई फाइल है, वीडियो है, तो आप उसको भी आप कंप्रेस कर सकते हैं ताकि आपका जो MB इंटरनेट कॉस्ट है, डाटा है, वो बच जाए। फिर आपका आता है यहाँ पे डिस्क फ्रैगमेंटेशन। डिस्क फ्रैगमेंटेशन क्या होता है जानते हैं। यूटिलिटी डिस्क फ्रैगमेंटेशन यूटिलिटी हेल्प्स द यूजर टू अरेंज यूज्ड एंड फ्री स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क विच इन टर्न इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द डिस्क। ये क्या करता है कि जो जितना भी खाली जगह है सबको अरेंज कर देता है एक साथ, ताकि जो सब चीज़ ऑर्गेनाइज, जितना भी स्टोरेज कंप्यूटर में बाकी है वो एक ऑर्गेनाइज वे में हो सके, ताकि आपका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो और इंक्रीज हो जाए और वो प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द डिस्क भी इंक्रीज करेगी। जैसे आपका अगर स्टोरेज खाली रहेगा तो आपका प्रोसेसिंग स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। ये आपको आगे पढ़ना है वैसे तो। फिर स्कैन डिस्क यूटिलिटी चाहिए। ये क्या होता है, ये क्या करता है, चेक्स द प्रॉब्लम ऑन द हार्ड डिस्क सच एज बैड सेक्टर वायरसेस एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत सारा चीज़ में काम देता है जो कि कैसे सही काम करे, तो उसी का एक ये फॉर्म है स्कैन डिस्क का। तो ये क्या करता है कि जितना भी आपको कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, अगर कोई वायरस है या कोई भी चीज़ ख़राब है आपका हार्ड डिस्क में, तो ये उसको ठीक करने का कोशिश करेगा या फिर उस प्रॉब्लम को चेक करेगा और आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि कहाँ वो प्रॉब्लम है। जैसे कि बैड सेक्टर बताया मैंने आपको, वायरसेस, ये दोनों चीज़ आपको बताएगा। फिर आते हैं हम लोग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूटिलिटी। तो ये चीज़ जो है आपका इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूटिलिटी, it is used to hide data for secure transmission. At the source data is encrypted and at destination device data is decrypted to reveal the original message. Decryption requires a secret key और password। चलिए ये बहुत बड़ा ऐसे तो एस्पेक्ट है, लेकिन आपको मैं छोटे में समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करना, छुपाना, किसी चीज़ को ये छुपा देता है। इंक्रिप्शन का मतलब ही यही होता है। इंक्रिप्शन मतलब किसी चीज़ को छुपा देना, और डिक्रिप्शन मतलब ये होता है कि उस छुपा हुआ चीज़ को उस ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना। तो जब इससे क्या है कि इंटरनेट का जो ज़माना आ गया है उसमें क्या है कि बहुत आप प्रोन रहते हैं किसी भी टाइप का रिस्क से, आपका मैसेज को दूसरा पढ़ सकता है या कुछ भी। तो उसमें क्या करता है कि जो सोर्स है जहाँ से आप मैसेज भेजते हैं वो आपका मैसेज को एक फॉर्म में इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको छुपा देता है, और छुपाने के बाद वो आपका उसको डेस्टिनेशन पे भेज देता है, और फिर उस डेस्टिनेशन के पास भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जो उसको डिक्रिप्ट करेगा, मतलब उस छुपा हुआ चीज़ को वापस लाएगा ओरिजिनल मैसेज में, फिर वो ओरिजिनल मैसेज आपको मालूम चल जाएगा। तो इस ऐसे ये डिक्रिप्शन प्रोसेस जो मैंने आपको बहुत छोटे में बता दिया, इतना ये
आसान नहीं है, बहुत अंदर से बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन होता ये ऊपर ऊपर ऐसे ही है। तो इसके लिए की भी, सीक्रेट की और पासवर्ड, कि एक अगर आप किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करते हैं तो जो आपका मैसेज पहले तो इनक्रिप्ट होता है, फिर उसको एक की में, जैसे कि उसको एक लॉक में बांधा जाता है ताला में, और फिर वही की आप जो आपका यूज़र दूसरा एंड पे बैठा हुआ उसको दिया जाता है, फिर वही की से उस जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको फिर खोलता है, डिक्रिप्ट करता है, फिर आपको ओरिजिनल मैसेज दिख जाता है। बात ये है। तो फिर आगे हम लोग यहाँ जो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।